हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एडिशन डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें सारी न्यूज़ और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस और प्री के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया स्लैम्स टर्की पाकिस्तान फॉर अटैक्स ऑन मैक्रोन। आपको पता होगा फ्रांस में एक टीचर की बेहेडिंग हो गई थी क्योंकि उसने कुछ प्रॉफिट के कैरिकेचर्स दिखाए थे, कार्टून्स दिखाए थे। इसमें इमानुअल मैक्रोन का कहना है कि लोगों के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर टर्की और पाकिस्तान ने मैक्रोन को सलाम किया, बट इंडिया ने फ्रांस को सपोर्ट किया है कि ऐसा ठीक है जो भी है। मतलब टर्की और पाकिस्तान को उनको सलाम नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट न्यूज़ में यहाँ पे भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में आया है, तो हम जान लेते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है। भारतनेट इज अ फ्लैगशिप मिशन इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट की है अंडर द कंपनीज एक्ट, जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1000 करोड़। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता था, लेकिन आपको पता होगा कि इस मिनिस्ट्री को बाइफरकेट कर दिया गया था इनटू मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन जुलाई 2016। तो अब ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस आता है। इसका पहले नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 में, बाद में इसको भारत नेट प्रोजेक्ट बना दिया गया इन 2015। इसका सारा फंड कहाँ से आता है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो कि सेट किया गया था फॉर इम्प्रूविंग टेलीकॉम सर्विसेज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में आता है, इसका फंड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से आता है, और इससे पहले इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे एनआईए के बारे में दिया गया है। तो एनआईए क्या है? ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि टेरर रिलेटेड क्राइम से डील करती है। और स्टेट्स में कोई भी टेरर रिलेटेड क्राइम होता है उससे डील करने के लिए इसे स्टेट की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंदर बनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़। सेकेंड पेज में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड पेज में हम आते हैं। यहाँ पे डिफेमेशन की बात आई है, तो हम डिफेमेशन से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस जान लेते हैं। डिफेमेशन क्या होता है? इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट that harms the reputation of an individual person, business, product, group, government, religion or nation। तो आपको ये याद रखना है, डिफेमेशन किसी के लिए भी हो सकता है, सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं। किसी बिजनेस के लिए आपने कुछ बोला, जैसे बिजनेस करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए भी डिफेमेशन सूट फाइल हो सकता है। प्रोडक्ट के लिए, ग्रुप के लिए, गवर्नमेंट के लिए, रिलीजन के लिए, नेशन के लिए। इंडिया में डिफेमेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल ऑफेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब लीगल प्रोविजंस क्या है डिफेमेशन से डील करने के लिए? Criminal defamation has been specifically defined as an offence under section 499 of the Indian Penal Code। तो आईपीसी के सेक्शन 499 में डिफेमेशन डिफाइन है। सिविल डिफेमेशन इज बेस्ड ऑन टॉर्ट लॉ, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है सिविल डिफेमेशन की। टॉर्ट लॉ क्या होता है? एन एरिया ऑफ लॉ विच डज नॉट रिलाई ऑन स्टैट्यूट टू डिफाइन रॉन्ग्स बट टेक्स फ्रॉम एवर इंक्रीजिंग बॉडी ऑफ केस लॉस टू डिफाइन व्हाट वुड कंस्टिट्यूट अ रॉन्ग। मतलब हर केस आता है, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि क्या सिविल डिफेमेशन हो सकता है। तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि यही चीज सिविल डिफेमेशन में आएगी। Section 499 states defamation could be through words spoken or intended to be read through signs and also through visible representations। तो बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है जिसमें आपने विजिबल representations, ये साइंस कुछ भी किया वो सब इंक्लूड हो सकता है डेफिनेशन में। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक गुड। अगर आपने कुछ सच बोला है जो कि पब्लिक गुड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसको डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी लीडर को करप्ट बोला और वो एक्चुअली करप्ट है ताकि लोगों को पता चले, तो वो डिफेमेशन में नहीं आएगा। These include imputation of truth which is required for the public good and thus has to be published on the public conduct of government officials, the conduct of any person, touching any public question and merits of the public performance। Section 500 of the IPC वो punishment के साथ deal करता है defamation के लिए। Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or both। Now moving on to the next news। अब इस पेज में तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कोविड-19 से रिलेटेड है। दिवाली में क्रैकर्स, ये बैंक फेस्टिवल बोनाजा जो ऑफर किया है, ये बिहार के इलेक्शन से रिलेटेड सारी न्यूज़ है। आरजेडी चीफ ये भी। और इस पेज पर यूपी, बिहार। नेक्स्ट पेज पर हम मूव करते हैं। इस
पे कुछ शायद यहाँ कुछ छोटा है, नहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं छोटा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर एक आर्टिकल है, जे एंड के रियलिटी। अब आपको पता होगा न्यू लैंड लॉज आ गए हैं जिसमें अब कोई भी लैंड खरीद सकता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑथर का कहना है कि वैसे भी उनको डर था कि उनकी डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, जैसे 370 अब्रोगेट हुआ है, तो अब उनका डर और भी बढ़ गया है, उनको एलियनेशन फील हो सकता है। तो ऑथर का यही कहना है कि सबसे पहले पिटीशन जो भी सुप्रीम कोर्ट में 25-30 पिटीशन गई हैं एब्रोगेशन को लेकर, उन पर वर्डिक्ट आने दिया जाता, उसके बाद ये लैंड लॉस पास किए जाते। लेकिन ठीक है, अब जैसा है वैसा है। अब हम देख लेते हैं ऑथर का क्या कहना है। If the center had hoped J&K's political parties might reconcile themselves to the August 5, 2019 decisions, the changes to the land rules have made it even more difficult for them to do that. अगर सेंटर चाहता है कि जो भी बाकी पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वो उसके डिसीजन को लेकर फ्रेंडली हो जाए, तो उसे एटलीस्ट लैंड रूल्स तो चेंज नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि लैंड रूल्स चेंज करने के बाद और भी डिफिकल्ट हो गया है कि वो पार्टीज सेंटर के सपोर्ट में आए। In a place where people have come to view the government's every action as an assault on their ethnic, political and religious identity, land rights take on huge significance. कश्मीर में जहाँ पे हर कोई मानता है कि गवर्नमेंट उनके ऊपर असॉल्ट कर रही है, उनकी एथनिसिटी पे, उनके पॉलिटिकल राइट्स पे, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पे, तो ये जो लैंड राइट्स वाली चीज़ आई है कि कोई भी लैंड ले सकता है, ये बहुत बड़ा ह्यूज शॉक है उनके लिए। आपको कल मैंने बताया था गुप्का डिक्लेरेशन, तो पीपल्स अलायंस फॉर गुप्का डिक्लेरेशन, उन्होंने खुद बोला है कि ये मैसिव असॉल्ट है ऑन द राइट्स ऑफ द पीपल। अब ये फियर्स भी आ गए कि डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हो जाएगी, और लद्दाख के लोगों को भी यही डर लग रहा है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो ऑथर का ये कहना है कि जो भी सेंटर है उसे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एश्योर करना चाहिए कि उनकी एथनिसिटी, पॉलिटिकल, रिलीजियस आइडेंटिटी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सेकेंड आर्टिकल बिहार के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बार बिहार में 53.34% वोटर टर्नआउट हुआ है, जो पहले फेज का है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कोविड-19 पैंडमिक के बीच में भी। तो मतलब लोग अपने राइट टू वोट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। Bihar, of course, has come a long way from the time when elections were marked by booth capturing and other such acts of violence. आज से 30 साल पहले वहाँ पर क्या होता था कि बिहार में जब भी इलेक्शंस होते थे वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग, एक्ट्स ऑफ वायलेंस, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर डेमोक्रेसी डीपेन हो रही है और ये सारे एक्ट्स अब वहाँ पर नहीं होते हैं। The last 3 decades have seen a deepening of electoral democracy, with a cross section of the society getting to exercise their franchisee freely and fearlessly. This process of democratization was facilitated by the social justice politics that emerged from the Mandal Revolution. Caste identity and empowerment of the lower caste marked the initial phase of this transformative politics and set the electoral agenda for 3 decades. और इस बार के इलेक्शन में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के, एजुकेशन के, इन सारे मुद्दों पर इस बार वोटिंग हो रही है, ना कि पहले जो होता था जिसमें कास्ट पॉलिटिक्स। तो अब कास्ट पॉलिटिक्स धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगी है, ऐसा ऑथर का मानना है। द हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार सेकेंड हाईएस्ट इन द कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में सेकेंड हाईएस्ट है। एंड पुअर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आर इश्यूज दैट रेजोनेट विद द यूथ, अ बिग चंक ऑफ द इलेक्टोरेट. Whatever be the outcome of this election, politics in Bihar appears poised for a new phase. Old forms of identity politics seem set to recede as developmental concerns dominate election agendas and voters demand accountability from representatives. तो वही है कि अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रिसीड हो रही है और रियल इश्यूज पर पॉलिटिक्स होने लगी है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे आर्टिकल है अनदर ब्रिक इन द वॉल। इसमें वो आर्टिकल है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की कट ऑफ 100% गई है। तो ऑथर का उस पर कुछ व्यू पॉइंट है, तो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ तो ऑथर ने बोला है, इज इट पॉसिबल टू गेट सच स्कोर्स, इज इट इवन डिजायरेबल टू न्यूमेरिकली क्वांटिफाई लर्निंग इन दिस मैनर in a one correct answer format? What is the scope for valuing diverse responses or perspectives? Who are these students and where do they come from? ये सब important है, यहाँ से पढ़ते हैं। Rather than seeking answer to this question, it's important to recognize that board exams bring together students belonging to diverse family backgrounds with unequal social and cultural capital and those studying in starkly different schools in terms of resources, quality of teaching, etc., on the same platform to judge, rank, and award them.
तो ये बात को नोटिस में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी बोर्ड में स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, वो डाइवर्स फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। सबकी फैमिली के पास सेम सोशल और कल्चरल कैपिटल नहीं होती है। वो अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं। किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, किसी स्कूल में नहीं अच्छा होता है। और उन सबको लाके हम एक सेम प्लेटफॉर्म में जज करते हैं और उनकी रैंक देखते हैं और तब उनको अवार्ड देते हैं। Ignoring fundamental differences among students in terms of their social location, it treats everyone uniformly. तो हम ये सारे डिफरेंसेस को जब हम नहीं अकाउंट में लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उन सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ इम्पार्शियलिटी, तो ये इम्पार्शियलिटी का एक फॉल्स इंप्रेशन होता है कि वो सब इतने स्टार्कली डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, पर उन सबको हम सेम सेम पाथ पे लेके रैंक करते हैं while individualizing structural limitations. So, a student with 99% on being turned away by LSR may feel sad but not enraged or cheated because she regards the system as being essentially just. ठीक है, कोई अच्छी फैमिली से बच्चा आया, उसके 99% आए और वो लेडी श्रीराम में नहीं सेलेक्ट हुआ, तो उसे लगेगा ठीक है सिस्टम जस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई एक पुअर फैमिली से बच्चा है जिसके पास सोशल और कल्चरल कैपिटल भी नहीं है और उसके बाद वो सेलेक्ट नहीं हो, तो शायद उसे लग सकता है कि सिस्टम अनजस्ट है। In a situation where aspirants far exceed opportunities available, board exam marks are used to eliminate some students from accessing certain educational degrees and spaces such that students themselves ungrudgingly accept their failure as a result of their own inadequacy or incompetence. तो ऑथर का क्या कहना है? It can be safely assumed that most high scorers are from families equipped with social and cultural capital, are highly motivated and proactively supported in their studies. ऑथर का कहना है जो भी हाई मार्कर्स होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ही अच्छी फैमिली से होते हैं, जो कि सोशल और कल्चरल कैपिटल जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है, वो अच्छे स्कूल्स में पढ़े होते हैं, जिन स्कूल के टीचर को पता होता है कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उन्हें स्मार्ट बना देते हैं। दे हैव एक्वायर्ड द स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग एंड राइटिंग एग्जाम्स, जिसकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। Debating over whether these students are academically brilliant or not is not important. But the one thing which is certain is that in an education system where all knowledge is quantified, subject to being memorized, evaluated, and ranked, these students know how to learn and present their answers. Even among the socially, culturally disadvantaged groups, the better of ones makes it to privileged category of high scorers. तो ऑथर का ये कहना है जो भी बहुत सोशल और कल्चरल कैपिटल जिनके पास बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ के टीचर्स को भी पता होता है कौन सा बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड राइटिंग एग्जाम्स, तो उनको वही बताया जाता है और वो अच्छे मार्क्स स्कोर करके इन सब कॉलेजेस में चले जाते हैं। और जो सोशली कल्चरल डिसएडवांटेज ग्रुप्स में जो सबसे लोअर रंग के लोग हैं वो सबसे पीछे ही रह जाते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इन द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दीज स्कूल्स। इन एडिशन देर आर डिस्क्रिपेंसीज इन मार्क्स अलॉटेड टू स्टूडेंट्स अमंग दीज बोर्ड्स। आपको पता होगा अलग अलग बोर्ड्स हैं और वो अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं स्कूल को स्टूडेंट्स को रैंक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूपी बोर्ड के 97% वाला भी शायद दिल्ली के एलएसआर में ना जा पाए, तो लेकिन सीबीएसई के 97% और यूपी बोर्ड के 97% तो डिफरेंट है ना, तो हमको उनको डिफरेंट अरीना में डील करना चाहिए। तो ऑथर का क्या कहना है? सो अ रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गेट्स इनटू अ पर्टिकुलर कॉलेज। मतलब एक सेम टाइप के बच्चे ही कॉलेज में चले जाते हैं, क्योंकि एक कॉलेज में जहाँ पे जिस फैमिली के पास सोशल और कल्चरल कैपिटल ज़्यादा है वो ही एक कॉलेज में जा पाएगा, फिर सारे सेम वाले चले जाएंगे, कल्चरली और डिसएडवांटेज ग्रुप वाले जा ही नहीं पाएंगे। तो कॉलेज में एक होमोजेनिटी आ जाएगी। तो हेट्रोजीनियस सराउंडिंग्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए? So a relatively homogeneous group of students gets into a particular college. Difference in caste, religion, and ethnicity often gets submerged under the umbrella of academic excellence. The college further ensures its exclusive status, highlights its differences from others, exerts pressure on students to secure positions in university exams. अब इससे दिक्कत क्या है? दिस लीड्स टू ब्लॉकिंग ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडिंग टुगेदर, मिटिगेटिंग डिफरेंसेस इफ एनी एंड ensuring commonality, promoting a tendency among students to hide their identities, commodification of education as a brand, celebrating elitism among a select few. तो इससे क्या हो रहा है? ये सारे कॉलेज एलिटिज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेम तरीके के स्टूडेंट्स को ले लेते हैं अपने कॉलेजेस में। यहाँ तक कि ऑथर का ये कहना है कि आप किसी भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को देख के बता सकते हो कौन से कॉलेज में बिलोंग कर रहा है। तो जो हमारे इंडिया का कल्चर है हेट्रोजेनिटी, वो तो कहीं से प्रिजर्व ही नहीं हो रहा इन कॉलेजेस की वजह से।
तो इट्स टाइम वी रिफ्लेक्ट ऑन द काइंड ऑफ वर्ड वी आर क्रिएटिंग थ्रू आवर सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, असेसमेंट एंड रिवॉर्ड्स। तो हमें ये जो एक्सक्लूशनरी डिवाइसेस है स्टूडेंट्स को टीच करने की, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए और सोसाइटी के साथ अच्छी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, अनफिनिश्ड टास्क। तो आपको पता होगा आर्टिकल 44 में है यूसीसी, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। डज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब ऑथर का कहना है कि आर्टिकल 44 को हमारे यहाँ बहुत नैरो सेंस में समझा जाता है, तो ऑथर ने उसके ब्रॉडनिंग व्यूज दिए हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। Does the provision of Article 44 of the Constitution of India relating to Uniform Civil Code target only interpersonal diversity in family law? Though not warranted by the wording of the provision, this has always been the general belief among the custodians of state authority, including the judiciary. Ignoring the words throughout the territory of India at the end of the article, they have invariably understood it as a directive only for the repeal of the traditional personal laws and the replacement by a common family law act. The tremendous territorial diversity in the country's family law regime existing since the pre-independence era has been perpetuated by executive action and has never been frowned upon in any court judgment. तो ऑथर का कहना है हमारे यहाँ यूसीसी को लाने के लिए सिर्फ ये चीज़ देखी जाती है कि हमें रिपील कर देने हैं ट्रेडिशनल पर्सनल लॉज, फॉर एग्जांपल हिंदू कोड, विल, मुस्लिम मैरिज एक्ट, इन सबको हमें रिपील कर देना है और एक कॉमन फैमिली लॉ एक्ट ले आना है। पर ऑथर बोलता है इससे बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सल सिविल कोड लाना। क्या? सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। द ट्रेमेंडस टेरिटोरियल डाइवर्सिटी जो कंट्री की वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑथर ने यहाँ पे 4 एक्सेप्शन दिए हैं। पहला एक्सेप्शन ये कि जब हमने ये सारे लॉ लाए थे जो भी सेंट्रल ने लॉ एक्ट किए, फैमिली लॉ एक्ट, तो उसमें लिखा है कि होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होंगे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इन सेक्शंस में और भी चीज़ ऐड की गई है, जैसे नथिंग हेयर इन कंटेंट शेल अप्लाई टू द रेनुकेंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो मतलब ये पौंडीचेरी में नहीं एप्लीकेबल होंगे। दूसरा एक्सेप्शन, ये सारी चीज़ें गोवा, दमन और दीव में एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसके बाद एक और एक्सेप्शन, जो नागालैंड और मिजोरम है, जो कि 371A और 371G में जिनको स्पेशल स्टेटस मिल रखा है रिस्पेक्टिवली, वहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जो कि इनकी कस्टमरी लॉ और रिलीजन बेस्ड सिस्टम को दिक्कत में डालेगा। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा तो एक्सेप्शन है, तो मतलब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ भी गया तो इन सारे एरियाज में तो नहीं लग पाएगा। मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, गोवा, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, तो इतने सारे जगह तो नहीं लग पाएगा क्योंकि ये तो हमने एक्ट में ही लिख दिया है स्टार्टिंग में। तो इन गोवा, दमन एंड दीव की हिस्ट्री बताई ऑथर ने। इन गोवा, दमन एंड दीव द पोर्टुगीज रूलर्स हैड रिकॉग्नाइज्ड लोकली प्रिवेलिंग पर्सनल लॉज बाय द नेम नेटिव कस्टम एंड यूसेजेस व्हिच वाज सेपरेटली कंपाइल्ड फॉर द 3 टेरिटरीज एंड गिवन द फोर्स ऑफ लॉ बाय रॉयल डिक्रीज। फिर द पोर्टुगीज सिविल कोड आ गया 1867 में, फिर उसे एक्सटेंड कर दिया गया 1869 में। फिर ये जो भी न्यू लॉस थे ये पुडुचेरी, गोवा, दमन, दीव इन सब में लगने लग गए। अब ऑथर का कहना है व्हाट विल बी द पोजीशन इन दमन एंड दीव आफ्टर दे मर्जर विद दादर एंड नगर हवेली। वो तो अभी भी देखने के लिए इज येट टू अनसर्टेन कि क्या होगा, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो ऑथर का मानना ये है कि सारे बेरेज हटा के अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं तो हमें फिर पूरे देश में लाना चाहिए। इन सबको हमें ऐसे प्रिविलेजेस नहीं देने चाहिए कि वो अपनी कस्टमरी लॉ को ही फॉलो करें। ब्रिंगिंग जम्मू एंड कश्मीर इनटू द कंट्रीज मेन स्ट्रीम ऑफ फैमिली लॉज इज एन एक्सरसाइज दैट नीड्स टू बी अंडरटेकन ऑल्सो फॉर गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी, नागालैंड एंड मिजोरम। ऑथर का कहना है जो जम्मू एंड कश्मीर को हमने मेन स्ट्रीम में ला के सारे फैमिली लॉज उस पर भी एप्लीकेबल कर दिए, तो सिमिलरली हमें गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी, नागालैंड और मिजोरम के लिए भी करना चाहिए, जहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो एंटीथीसिस है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन फैमिली लॉ फॉर द एंटायर नेशन। अगर हम इनको अलग रखेंगे तब तो यूनिफॉर्मिटी इन फैमिली लॉ आ ही नहीं पाएगी फॉर द एंटायर नेशन। और ऑथर ने बोला है कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इन्हें बाहर रखने का, क्योंकि ये भी इंडियन सिटीजन है तो इनको भी ये फॉलो करना चाहिए। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कीपिंग सम chosen groups of Indian citizens perpetually tied down to family laws based either on outdated foreign laws or on archaic local customs. The citizens' fundamental rights to equality before law and equal protection of the laws guaranteed by the Constitution calls for a similar action and respect of these territories as well. So does the provision of Article 44
enjoining the state to make endeavors to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। तो ये जो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसका मतलब थ्रू आउट द टेरिटरी, ये नहीं कि हम गोवा, दमन, दीव इन सबको बाहर छोड़ दें, आर्केक लॉज ही ये फॉलो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एसर रिपोर्ट आई है, तो आपको पता होगा ये कौन निकालता है, प्रथम एनजीओ निकालता है। तो इसने कुछ फाइंडिंग्स की हम देख लेते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि प्रथम एनजीओ निकालता है, इसका कहना है इस बार जो इसने सर्वे किया है, देर आर मोर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स देन 2 years अगो। पिछले 2 साल से अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं। यहाँ पे डेटा भी है, 69.55% children in the 6 to 14 age group are enrolled in government schools, up from 66.42% in 2018। 2018 में 66.42% है, अब 69.55% है। तो एक विजिबल शिफ्ट है जो देखा गया है। बॉयज़ का एनरोलमेंट भी बढ़ा है गवर्नमेंट स्कूल में और गर्ल्स का एनरोलमेंट भी बढ़ा है, 62.8% इन 2018 टू 66.4% इन 2020। ये बॉयज़ का एनरोलमेंट बढ़ा है। वाइल फॉर गर्ल्स ये नंबर 70% था, जो कि अब 73% हो चुका है। और ऑथर ने ये भी बोला है कि बहुत सारे बच्चों ने एनरोल नहीं किया है। ASER 2020 shows that 5.5% children are not currently enrolled for the 2020-21 school year, up from 4% in 2018। जो 2018 में था उसमें 4% बच्चों ने एनरोल नहीं किया था, इस साल 5.5% बच्चों ने एनरोल नहीं किया है। और अगर यही चीज़ हम 6 to 10 एज ग्रुप में देखें तो 1.8% चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप वर नॉट एनरोल्ड इन 2018, और जो कि 2018 में 1.8% ने नहीं किया था, अब स्पाइक करके 5.3% हो चुका है बस। लेकिन ये देखा गया है कि जो स्मार्टफोन्स हैं वो अब ज़्यादा फैमिलीज ओन कर रहे हैं। अमंग एनरोल चिल्ड्रन 61.8% लिव इन फैमिलीज दैट ओन एटलीस्ट वन स्मार्टफोन, जो कि जंप देखा गया है, जो कि 2 साल पहले सिर्फ 36.5% चिल्ड्रन की फैमिलीज के पास था। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओ, एक न्यूज़ रह गई यहाँ पर। साउथ कोरिया ने बोला है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेगी 2050 तक। इससे पहले जापान ने भी बोला था, तब जापान के बाद अब साउथ कोरिया भी आ गया कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।